नमस्कार सभी को, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोग आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फार्मेसी प्रैक्टिस। जी, जो कि मेंशन किया गया है 7th सेमेस्टर में, यानी कि लास्ट ईयर में, है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग प्रॉपरली हर सेमेस्टर के तरह इसमें भी 5 यूनिट मेंशन किया गया, फर्स्ट, सेकेंड, फिर इस साइड में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो इसको भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे और पेपर के लिए, अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए, अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना भैया। हाँ, तो ठीक है, आप लोग 6 तक बहुत अच्छे से, सबका रिजल्ट भी अच्छा रहा मेहनत अनुसार, है ना। थोड़ी बहुत इधर उधर तो चीज़ें हो ही जाती हैं। चलिए, तो इसको अब 7th सेमेस्टर को भी प्रॉपर हम लोग को रिजल्ट और अंडरस्टैंडिंग लेवल से, एक्सपीरियंस लेवल से अच्छे से ही करना है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 7th सेमेस्टर। ओके ब्रदर। चलिए, तो फार्मेसी प्रैक्टिस शुरू करना है और ये सिलसिला हम जल्द से जल्द आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के कंसंट्रेशन के साथ कवर करेंगे। ठीक है, और ये मैं आश्वासन दे देता हूँ कि फर्स्ट यूनिट में जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा प्लेलिस्ट बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा विद नोट्स, क्योंकि नोट्स मैंने हॉस्पिटल फार्मेसी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यहाँ तक के नोट्स कवर है, बस कम्युनिटी फार्मेसी के बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया इंट्रो लेवल की बात और हम लोगों की एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की बातें। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे। चलिए ब्रदर, तो बने रहिए अपने चैनल के साथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है पीसी फार्मा में। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरी यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर जो है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कवर करने वाले हैं, जिसमें डिफिनीसन रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हॉस्पिटल के बारे में रहेगा एक्सप्लेनेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल बेस्ड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो ये हम लोग कवर करने वाले हैं प्रॉपर। तो चलिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिससे आप रफली एक आध शब्द जो है लिखते रहेंगे, थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज होती जाती हैं। ओके ब्रदर। चलिए, तो टू बी कंटिन्यू देखते हैं। पहली चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। फार्मेसी प्रैक्टिस, ये क्या भैया, क्या नई चीज़ें इस नए सेमेस्टर में हमें मिल रहा है। तो फार्मेसी प्रैक्टिस का मीन है भैया कि फार्मेसी यानी कि आप जो कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, और प्रैक्टिस का मतलब आप जानते ही हैं, द बेस्ट होना। एक ही चीज़ में बार बार कंटिन्यूअस करने से हम लोग चीज़ें और गुड बेटर कर सकते हैं। तो वही है फार्मेसी प्रैक्टिस। ऐसी ऐसी जो भी चीज़ें रहेंगी जहाँ पे फार्मेसी के क्षेत्र में हम फार्मेसी से रिलेटेड फैक्ट सीखेंगे, जानेंगे और बेहतर होंगे, वही पूरी फार्मेसी प्रैक्टिस है। यानी कि इस पूरे सब्जेक्ट में आप ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जिससे आप और ज़्यादा बेस्ट हो पाएंगे फार्मेसी प्रोफेशन में, है ना। चलिए, तो देखिए, पहला टॉपिक जो है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसको हम इंट्रो डिफिनीशन समझ लेंगे। उसके बाद से अपना मेन टॉपिक आएगा हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। और हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने का मीन ये है कि ये लगभग 40-45 मिनट तक ड्यूरेशन हो जाएगा इस वीडियो का, क्योंकि हम लोग ढेर सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसका नोट्स मैंने 11 पेज में बनाया हुआ है। ओके, तो ये ढेर सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इतने ड्यूरेशन तो लगेंगे ना। हाँ, चलिए। लिखा है इंट्रोडक्शन या फिर डिफिनीशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। द डिसिप्लिन विद इन फार्मेसी दैट इन्वॉल्व डेवलपिंग द प्रोफेशनल रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसी सुविधा जिसमें हम फार्मेसी इन्वॉल्व है, संबंधित है। इसमें होता क्या है, डेवलपिंग द प्रोफेशनल रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी डिसिप्लिन बनाई गई है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम अपने फार्मासिस्ट के प्रोफेशनल रोल को और ज़्यादा डेवलप करते हैं और ज़्यादा विकसित करते हैं। समझ पा रहे बात को? मैंने पहले बोला ना, फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब है कि हम और द बेस्ट हो जाएंगे फार्मेसी प्रोफेशन में, बस वही बात है। तो यहाँ पे देखिए और चीज़ें थोड़ी सी लिखी है, फार्मेसी प्लस प्रैक्टिस, फार्मेसी प्लस प्रैक्टिस। फार्मेसी के बारे में बता दिया गया, प्रैक्टिस के बारे में, तो दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पे हमने लिख दिया है, बात खत्म। चलिए देखिए, लिखे क्या है, द साइंस एंड आर्ट डिस्कवरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन फॉर सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ मेडिसिन, है ना।
हम लोग और डिस्कवर करते हैं। एक ऐसी साइंस, फार्मेसी एक ऐसी साइंस या फिर कला है जिसमें हम डिस्कवर, खोज करते हैं, उत्पन्न करते हैं, प्रिपेयर बनाते हैं, डिस्पेंसिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे। डिस्पेंस मतलब दवाइयों को इकट्ठा करना और उसके बाद देने योग्य, लीजिए भैया पेशेंट को कि आप ये अब दवाई ले सकते हैं ऐसे इसी टाइम पे। रिव्यूइंग, हम रिव्यू भी करते हैं कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, दवाई से संबंधित रिलेटेड बातें, है ना। मॉनिटरिंग, उसको मॉनिटर भी करते हैं कि आखिर ये दवाइयाँ नुकसान तो नहीं कर रही हैं, ये सब दिक्कतें। क्योंकि आपने वो सुना होगा ना, जो थेराप्यूटिक कमेटी को भेजा जाता है अपडेट्स कि भैया ये दवाइयाँ दिक्कत कर रही हैं, तो वो किसके द्वारा, फार्मेसी के ही द्वारा कहीं ना कहीं की जाती है। फार्मासिस्ट ही रहते हैं उसमें इन्वॉल्व। फॉर सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ मेडिसिन, हम ये सब प्रोसेस करते हैं, डिस्कवर, डिस्पेंसिंग, प्रिपेयरिंग, मॉनिटरिंग, ताकि सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो पाएँ। ठीक है ना, ओके। प्रैक्टिस क्या है, मीन्स समथिंग डूइंग रिपीटेडली और रेगुलरली इन ऑर्डर टू बिकम गुड या फिर बेटर इन इट। कोई भी काम हम रिपीटेडली, लगातार करते रहेंगे इस क्रम में, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर हो पाएँ, बेहतरी को प्राप्त कर पाएँ। ठीक है ना। तो फार्मेसी को हम बार बार किसको करेंगे, लेकिन किस काम को, फार्मेसी से ही संबंधित काम को बार बार करेंगे, ताकि हम फार्मेसी में और ज़्यादा बेहतर हो पाएँ, है ना। चलिए, तो ये सब जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपको भले लगता है कि यार थ्योरेटिकल है वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, आप जब फील्ड में उतरेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वगैरह आपको बेहतर कराती हैं। आपने ये देखा होगा ना कि संस्कार बोलते हैं, संस्कार से लड़के की पता चलती है कि कैसी क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें एक तरीके से मान के चलिए संस्कार आपको दिया जा रहा है फार्मेसी से संबंधित, कि आप कैसे डील करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, कैसे डाटा बनाना है, ये सब चीज़ें फार्मेसी प्रैक्टिस वगैरह में आपको कवर करना है और समझना है। ठीक है ना। चलिए, तो इसी को देखिए लिखा है आगे, फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स द रेगुलरली प्रैक्टिसिंग टू फार्मेसी रिलेटेड वर्क इन हॉस्पिटल्स, इन फार्मेसी एंड अदर प्लेसेस रिलेटेड टू फार्मा टू बिकम गुड या फिर बेटर इन इट। फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब है कि हम लगातार जो है प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे फार्मेसी रिलेटेड वर्क्स इन हॉस्पिटल, इन फार्मेसी, या फिर हॉस्पिटल में, या फिर फार्मेसी में, या फिर अदर प्लेसेस जैसे इंडस्ट्री वगैरह में, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर हो पाएँ अपने प्रोफेशन में। ठीक है ब्रदर, तो आप जनरली लिख डालिएगा, फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स द रेगुलरली प्रैक्टिसिंग या फिर वर्किंग रिलेटेड टू द फार्मा वर्क इन हॉस्पिटल, इन फार्मेसी, इन इंडस्ट्रीज फॉर बिकम बेटर इन इट। ओके, तो ऐसे देखिए आप रिवाइज करते जाएंगे, थोड़ा सा पच करेंगे, आप अपनी सेंटेंसेस आपके माइंड में क्रिएट होंगी, आप उसको कर पाएंगे। चलिए, अब देख लेते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। इसके फ़ायदे क्या हैं भाई, आखिर क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट बना दिया एक 7 सेमेस्टर का, आखिर क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो दिस स्कोप्स आर एज फॉलो, ये इनके स्कोप्स हैं। इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। इन कम्युनिटी फार्मेसी समुदाय में, जो आपकी कभी जैसे कोरोना काल में बहुत से लोगों को ऐसे लगाया जाता था, आते तो थे प्रशासनिक लोग, डीएसपी, एसपी, डीएम, ये लोग, लेकिन साथ में उनके डॉक्टर्स भी कुछ रहते थे, ऐसी चीज़ें, ताकि वो कोई ऐसे कैंप लगा चाहे कुछ भी है तो वहाँ पे जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना, एक मतलब अब बंदा जो आया है जहाँ पे कैंप लगा, ढेर सारे लोग रहेंगे, तो वो पूछेंगे सवाल ना, तो अब डीएम को ही थोड़ी ज़रूरी है कि पूरी मेडिकल के बारे में बताओ, चाहे फार्मेसी संबंधित। तो आप कम्युनिटी फार्मेसी को भी डील कर सकते हैं जहाँ पे ढेर सारे लोग रहेंगे। इन हॉस्पिटल फार्मेसी, आप हॉस्पिटल के फार्मेसी में भी काम कर पाएंगे प्रॉपर, है ना। रिलेटेड टू क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी में भी, क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल का क्या रोल है। हॉस्पिटल बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ढेर सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं ट्रीटमेंट के, और क्लिनिकल में कम रहती हैं, तो क्लिनिकल फार्मेसी में भी आप काम कर पाएंगे फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ के। टू इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्री के फार्मेसी में भी आप काम कर पाएंगे। इन न्यूक्लियर फार्मेसी, जो केंद्रीय होता है, केंद्र में प्रॉपर, जहाँ पे सबका ऑर्गेनाइजेशन का पूरी हब रहता है, वहाँ पे न्यूक्लियर फार्मेसी में आप काम कर सकते हैं। रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, आप फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के लिए भी काम कर सकते हैं, है ना। फार्मास्यूटिकल एजुकेशन मतलब फार्मेसी संबंधी जो दवाइयाँ यहाँ बन रही हैं, जो उससे संबंधित कुछ भी अगर रोल है, जैसे खोज वोज करना, है ना, आपको पता ही होगा, बीफार्म करके आप डिस्कवरी भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है जर्नलिज्म, फार्मास्यूटिकल
जर्नलिज्म का मतलब वही है कि उससे रिलेटेड फैक्ट खोजना, आप बताना। तो फैक्ट खोजने के लिए भी तो आपको पता रहना चाहिए चीज़ें ना, कि कैसे क्या दवाइयाँ नुकसान पहुंचाती हैं, कैसे क्या दिक्कत होता है, कैसे पेशेंट से हैंडल करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। आप देखते होंगे ना, न्यूज़ आता है कि यहाँ पे हुई बदतमीज़ी पेशेंट्स के साथ, फार्मासिस्ट ने उनको दवाई मुँह पे फेंका। ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा ना। तो वो चीज़ें जर्नलिज्म में आपको सब चीज़ पता रहनी चाहिए, कैसे आपको रिस्पेक्ट करना है, कैसे बैठाना है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगला पॉइंट 8वां, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट आल्सो। आप संस्था से रिलेटेड, मतलब कोई हॉस्पिटल है पूरा, कोई क्लिनिक है पूरा, उसमें आप मैनेज कर सकते हैं फार्मेसी उर्मेसी को पूरा। इन गवर्नमेंट सर्विस एंड क्लिनिकल ट्रायल, आप गवर्नमेंट सर्विसेज भी कर सकते हैं। जैसे आपने CHC PSC पे जो फार्मासिस्ट देखा होगा, ऐसे सदर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो आप कर सकते हैं प्रॉपरली। क्लिनिकल ट्रायल, आप क्लिनिकल ट्रायल भी कर सकते हैं। मतलब दवाइयाँ जो है बनने के बाद, आपने इकोलॉजी में पढ़ा था क्लिनिकल ट्रायल, नॉन क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में जब दवाइयाँ बन जा रही हैं तो उसको कैसे देखना है कि पेशेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ओके, मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ टच कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग का टाइम ना वेस्ट हो। और आप जानते भी हैं, पढ़ चुके हैं ना ब्रदर, आप भाई 7th सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, मजाक थोड़ी है। चलिए 10th है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का सेंस वही है जो थेराप्यूटिक कमेटी है, इन सब को प्रॉपर टिप्स देना या फिर सजेशन देना कि देखिए भैया जी, देखिए सर, ये दिक्कतें आ रही हैं दवाई के साथ, आप लोग सुधार करिए, है ना। या फिर ये कम्युनिटी में और चीज़ें सुधार लाना चाहिए हमें। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे। तो ये हो गया फार्मेसी का मतलब और इसका स्कोप जो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे इस चैप्टर के, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं भैया। तो हॉस्पिटल का मतलब आप जानते ही हैं, एक ऐसा जगह है, एक ऐसी बिल्डिंग की बात हो रही है जिसमें ढेर सारे लोग रहेंगे, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, या फिर मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल रिलेटेड, जो कि आपको मदद करते हैं ठीक करने में। अब कहेंगे मेडिकल और नॉन मेडिकल का क्या सेंस है? मेडिकल यानी कि जो पढ़े लिखे, जैसे डॉक्टर हुए, पैरामेडिकल वाले, फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ें होंगे वो मेडिकल वाले। और नॉन मेडिकल का क्या सेंस है? जो जैसे एम्बुलेंस में लेके आते हैं, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं, जो आपको ले जाते हैं उठा के, चलिए 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 इमरजेंसी में चलिए, तो उनका कोई रोल नहीं होता मेडिकल से रिलेटेड, वो बस हेल्पिंग है, कॉन्टिन्यूसली प्रॉपर चलाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए वो मददगार होते हैं। समझ गए बात आप? प्यून वगैरह ये सब चीज़ें। तो मेडिकल नॉन मेडिकल से बना हुआ एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफों से, ठीक है ना, जिसमें हम ट्रीटमेंट पाते हैं या फिर क्योर हो पाते हैं अपने बीमारियों से। अपने बीमारियों का सेंस कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां तो जाहिर सी बात है बचपन से अब तक हम लोग को भी हुई ही है ना। और आगे ना ही हो, आप अपना रूटीन अच्छा करिए प्रॉपर। चलिए तो देखते हैं डिफिनीशन ऑफ हॉस्पिटल। आप इसके अलावा भी आप डिफिनीशन अगर सिंपली कुछ जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए प्रॉपर अपने चैनल पीसी फार्मा को, और हाँ अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी हमसे कनेक्ट कर पाएँ और हम भी उनसे कनेक्ट कर पाएँ और प्रॉपर ये चीज़ें चलती रहें। देखिए इसमें क्या लिखा है डिफिनीशन ऑफ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल इज़ अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल एक जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा मिश्रित ढेर सारी चीज़ों का मिश्रण है, या फिर कम्प्लेक्स जटिल बनावट है, जिसमें होता क्या है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ट्रीटमेंट रिलेटेड हेल्थ इशूज to the individual with the help of complex medico-scientific equipments in the presence of trained staff who are well educated। ठीक है, एक जटिल ऑर्गेनाइजेशन संगठन तो है, ठीक है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें होता क्या है, टू प्रोवाइड, जिसमें दिया जाता है सॉल्यूशन या फिर ट्रीटमेंट रिलेटेड टू हेल्थ इशूज। जो भी एक ऐसा संगठन है, एक संस्थान है जहाँ पे हेल्थ से संबंधित कोई भी दिक्कतें हैं तो उसका उपचार दिया जाता है व्यक्ति को, विद द हेल्प ऑफ कम्प्लेक्स मेडिको साइंटिफिक इक्विपमेंट। किसकी सहायता से? मेडिकल और विज्ञान से संबंधित इक्विपमेंट से, है ना। मशीन जैसे कि आप स्फेग्मोमैनोमीटर देखते हैं, थर्मोमीटर देखते हैं, रेडियोलॉजिस्ट के पास अल्ट्रासाउंड मशीन्स, ये सब चीज़ें होती हैं ना, एक्सरे मशीन्स, पैथोलॉजिस्ट के पास माइक्रोस्कोप, इस सब की सहायता से हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ, जो ट्रेंड रहते हैं यानी कि जानते उनते रहते हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, हु आर वेल एजुकेटेड, जो कि अच्छे से प्रॉपर पढ़े हुए हैं, डिग्री वगैरह लिए। तो एक ऐसा संस्थान है जो हमें उपचार देता है व्यक्ति को इक्विपमेंट की सहायता से, किसकी उपस्थिति में?
स्टाफ के उपस्थिति में जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, इसको सिंपली भी आप लिख सकते हैं कि इट्स अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन विच द ट्रीटमेंट अकर्स ऑफ डिजीजेस। बस बात खत्म। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ए हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन विथ एन ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल एंड प्रोफेशनल स्टाफ एंड विद द परमानेंट फैसिलिटीज दैट इंक्लूड द पेशेंट बेड्स। हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान देने वाला संस्थान है ना, ठीक है, संस्थान है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल एंड प्रोफेशनल स्टाफ्स, जो कि संगठित प्रॉपर तरीके से मेडिकल स्टाफ रहते हैं, विद परमानेंट फैसिलिटीज़ दैट इंक्लूड इन द पेशेंट्स बेड, और इसमें पेशेंट्स बेड पे प्रॉपरली सुविधा देने की भी बनावट रहती है या फिर क्राइटेरिया फिक्स्ड रहती है ना। तो ये है अकॉर्डिंग टू WHO। अब इसी में देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। डिफिनीशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल अब हमें देख लेना है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को एक्सप्लेन करना है प्रॉपर, ठीक है। चलिए, तो हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन तभी करना पड़ता है ना भाई कि एक ही चीज़ की बात हो लेकिन कुछ उसमें अलग हो, है ना, एक ही चीज़ हो लेकिन कुछ अलग हो। अब जैसे आपका कॉलेज होगा तो वहाँ मान लीजिए 2-4 कोर्सेज चलती हैं तो सबको स्टूडेंट्स बोला जाएगा, स्टूडेंट सबको बोला जाएगा, लेकिन जब कैटेगराइज किया जाएगा, क्लासिफाइड किया जाएगा किसी प्रॉपर सुविधा के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए, तो लिख दिया जाएगा डी फार्मेसी स्टूडेंट, बी फार्मेसी स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, अलग अलग लिखा जाएगा ना। तो पहला तो रहेगा, पहले में रहेगा स्टूडेंट्स, पहला मेन स्टूडेंट ही रहेंगे, बट क्लासिफाइड करना है तो आपको 3 चीज़ें जैसे लिख दिया जाएगा, डी फार्मेसी, है ना, फिर आ जाएगा बी फार्मेसी, फिर आ जाएगा एम फार्मेसी, है ना। ऐसे क्लासिफाइड के सब एक ही चीज़ है, फार्मेसी चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन में सबको एक में रख दिया जाता है कि देखिए भैया ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं प्रॉपर आपके हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन में भी। इसमें भी ढेर सारी चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, लेकिन काम सबका क्या है, ट्रीटमेंट करना ही है ना। चलिए, बेसिक ऑन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के अनुसार, जैसे कि उद्देश्य क्या होगा कि मतलब कितना ठीक करना है, कैसे क्या है, पढ़ाई भी करवाना है, छोटे हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल, तो लिखा है जनरल हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, है ना। तो आपको अगर ऐसे चीज़ें बड़ा करके लिखना है, 10 नंबर में आ जाता है, तो आप इसको लिखिए पूरा प्रॉपर। द जनरल हॉस्पिटल इज कम अंडर द those facilities in which all type patients are firstly come and diagnosed occurs by the physicians or professional doctors, है ना। ऐसे आप प्रॉपरली लिखिए। स्पेशल हॉस्पिटल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन विच द स्पेशलिस्ट आर प्रेजेंट विच आर स्पेशली क्वालिफाइड इन एनी स्कोप या फिर एनी आर्गन्स लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट एंड अदर्स। समझ पा रहे बात को। टीचिंग कम रिसर्च, ऐसे ही आप प्रॉपर इसमें भी लिख देंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लासिफिकेशन वैसे ही पर्याप्त है अपने आप में, बस लिख देंगे। तो जनरल हॉस्पिटल समझ रहे हैं आप, जहाँ पे जनरली सबकी इलाज की जाएगी, लगभग सबको देखा जाएगा, आइए भैया क्या दिक्कत है देखते हैं पहले। फिर स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट रहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, है ना, गायनिकोलॉजिस्ट। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल है जहाँ पे टीचिंग वगैरह भी होगा, हॉस्पिटल तो रहेगा ही, टीचिंग भी होगा वहाँ पे। जैसे कि आप सदर, एम्स, PGI ये सुनते हैं ना कि लखनऊ का एम्स मिल गया इन्हें पढ़ाई करने के लिए। ओके, तो बेसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के अनुसार से, बेसिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरशिप और कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरशिप और कंट्रोल ये तीनों एक ही शब्द है, आप कोई भी लिख दीजिए बस, बेसिंग ऑन अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि यहाँ पे ये देखना है आपको, ध्यान देना है कि प्रशासनिक या फिर मालिक या फिर नियंत्रण के हिसाब से, है ना, कौन नियंत्रित कर रहा है या फिर कौन मालिक है। तो जैसे कि गवर्नमेंटल और पब्लिक, गवर्नमेंट वाला जो कि गवर्नमेंट डायरेक्ट फंडिंग करती है उसको कंट्रोल करती है, उसमें और किसी का रोल नहीं रहेगा, है ना। जैसे कि हमारे CHC और PHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नॉन गवर्नमेंटल और प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंटल यानी कि प्राइवेट जो है उसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, हाँ, लेकिन कोई दिक्कत होगा तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट भाई है, देश के अंदर ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो अलग से एक प्लेस लिए जहाँ कोई नक्शे का मतलब नहीं है, इंडिया से कोई मतलब नहीं है। ये
मतलब है, बस ये ट्रीटमेंट जो है अपने हिसाब से करेंगे, बेनिफिट और लॉस ये सब अपना से देखेंगे, है ना। तो नॉन गवर्नमेंटल या फिर प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंटल और हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आधा गवर्नमेंटेड है और आधा प्राइवेट सेक्टर से है, यानी कि फंडिंग भी गवर्नमेंट से भी होगा और प्राइवेट कोई मालिक रहेगा वो चलाएगा प्रॉपर, है ना। आपने से हॉस्पिटल्स देखे होंगे बहुत से, जिसमें जो है कंपेयर टू प्राइवेट कम पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मालिक जो है वो थोड़ा बहुत देख रहा है, आधी फंडिंग कर रहा है और आधा गवर्नमेंट कर दे रहा है, तो इससे थोड़ी सी सुविधाजनक हो जाती है चीज़ें, है ना। वैल्यूएंट्री एजेंसी हॉस्पिटल, वैल्यूएंट्री एजेंसी हॉस्पिटल से मीन है कोई स्पेशल पर्सन है, जैसे गांव में कोई मुखिया हुआ, चाहे प्रधान हुए, चाहे फिर कोई रिटायर्ड आया पर्सन्स, तो उनके लिए जो हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं उसे वैल्यूएंट्री एजेंसी हॉस्पिटल्स बोल देते हैं, है ना। यानी कि थोड़ी से स्पेसिफिक पर्सन जो देश से संबंधित कोई योगदान, उसमें काम में योगदान दे रहे हैं, ये सब चीज़ें मेनली, तो उनके लिए ये बनाई जाती है। अच्छी भी बात है, क्योंकि भाई उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो वो अगर गवर्नमेंट में जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट में जहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी सी वेरिएशन उनको दे दी जाती है, सुविधा, और कोई बात नहीं है ना। लेकिन मिसयूज़ तो भाई हो ही रहा है अपने पावरों का यहाँ पे, वो अलग चीज़ें, ठीक है। तीसरी चीज़ देखते हैं, बेसिंग ऑन लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। इसमें ये देखना है कि कितनी देर तक पेशेंट जो है स्टे कर रहा है, रुक रहा है, रह रहा है हॉस्पिटल्स में, उस हिसाब से। तो दो तरीके से है, आपने ये सब सुने भी हैं, एक्यूट डिजीज़ इन लेस टाइम ट्रीटेबल, क्रोनिक डिजीज़ इन लार्जर टाइम ट्रीटेबल, यानी कि दोज टाइप हॉस्पिटल्स इन विच द पेशेंट्स आर स्टे फॉर फ्यू आवर्स, है ना, ओके। तो उसी को आप एक्यूट डिजीज़ बोल देंगे, जो कुछ समय के लिए पेशेंट्स कुछ घंटों के लिए रुकता है। जैसे कि आपको फीवर आ गया है, लूज मोशन हो रहा है, तो आएंगे 2-4 घंटे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सलाइन वगैरह, इन्फ्यूज़न जो है ड्रिप वगैरह लगाया जाएगा, उसके बाद कहेगा भैया ठीक है आप जाइए, नॉर्मल हो गए हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रोनिक जो है दोज टाइप हॉस्पिटल्स इन विच द पेशेंट्स आर ट्रीटेबल इन आईपीडी डिपार्टमेंट फॉर लॉन्गर टाइम, जैसे कि टीबी है, किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, किसी को माइनर सर्जरी या मेजर सर्जरी करा दी गई, तो क्रोनिक डिजीज़ के अंदर आ जाएगा, वो उनको देर तक रुकना पड़ेगा, ठीक है ब्रदर। तो आगे देखते हैं और क्या है, बेस्ड ऑन साइज बेड कैपेसिटी। इसका सीधे सीधे मतलब है कि कितनी बेड एक हॉस्पिटल में है, उस हिसाब से हम हॉस्पिटल को क्लासीफाइड यहाँ पे किए हुए हैं। जैसे कि स्मॉल हॉस्पिटल्स है अप टू 100 बेड्स, इसमें लगभग 100 बेड होनी चाहिए। मीडियम हॉस्पिटल्स मोर देन 100 टू लेस देन 300 बेड्स, इसमें 100 बेड से 300 बेड तक होने चाहिए, तो इसको मीडियम बोल दे रहे हैं, बीच वाला। लार्ज हॉस्पिटल मोर देन 300 बेड्स, इसमें लगभग जो है 300 बेड से अधिक संख्या जब रहती है तो इसे बड़ी हॉस्पिटल बोली जाती है। तो यानी कि बेस्ड ऑन साइज़, उसमें साइज़ का भी क्या रोल है, मेन मैटर, बेड कितनी उस हॉस्पिटल में है ना। जैसे एक रूम है तो भाई उसमें हो सकता है एक ही बेड आ पाए, थोड़ी सी जगह हो, उसके बाद खड़े होने, तो वो स्मॉल हो गया, है ना। उसके बाद मीडियम के लिए जो है भाई 2-4 वहाँ पे आ जाए तो मीडियम हो जाता है। हम लोग रूम की जब बात करते हैं, वैसे यहाँ हॉस्पिटल को कंपेयर कर दिया गया, बात खत्म। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केयर के हिसाब से कि किस लेवल का केयर हो रहा है ना। जैसे कि एक बोलते हैं ना कि भैया आपका छोटा लड़का ना ठीक है ध्यान रखता है, लेकिन बड़े की कुछ बात ही अलग है, वो तो एकदम मतलब एकदम छोटी से छोटी बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखता है। समझ पा रहे बात आपको, है ना। तो ये चीज़ें हैं केयर का। प्राइमरी केयर यानी कि CHC PHC जैसे है कि सामुदायिक केंद्र वगैरह, वहाँ पे मतलब ठीक ठाक केयर होता ही है प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद सेकेंडरी, उससे वहाँ पे जब नहीं हो पाए तो रेफर होकर सेकेंडरी पे लोग जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, PGI वगैरह। फिर उसके बाद है टर्सरी में एम्स वगैरह आ जाते हैं, जहाँ पे स्पेशलिस्ट रहते हैं, इनको ठीक करना ही है भैया, और यहाँ नहीं ठीक होंगे तो फिर समझ रहे हैं ना, आई एम सॉरी, ये वाला सीन हो जाता है। बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मेडिसिन के हिसाब से क्या सेंस है कि भैया अलग अलग कैटेगरी की दवाइयाँ आप खुद जानते हैं, होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेदिक, ये 3 चीज़ें हमारे यहाँ बहुत चलती हैं, जो बात है साहब, है ना, हम लोग के यूपी में ये सब हम देखते हैं। तो वैसे ही कोई ऐसा प्रॉपर हॉस्पिटल्स है विच आर ओनली अवेलेबल वन टाइप या वन सिस्टम विच फॉलो द वन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स लाइक एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल्स एंड अदर सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स,
है ना। तो ये आप बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करें, लेकिन आपको टाइम रहे पेपर में, टाइम भी तो पेपर में देखना पड़ता है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपरली, दिस इज़ द टाइप ऑफ हॉस्पिटल, है ना। बेस्ड ऑन कास्ट, अब देखिए रुपये की बात आ गई, सबसे बड़ा रुपया। इलाइट हॉस्पिटल, बजट हॉस्पिटल। इलाइट का मतलब है जो 5 स्टार होते हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ ढेर सारे रहते हैं, एकदम प्रॉपर सफाई वगैरह रहेगी। वैसे छोटी हॉस्पिटल है तो भी सफाई रहती है, लेकिन यहाँ हाइजीनिक रहती है, प्रॉपर लाइटिंग रहेगी, प्रॉपर पुट्टी पेंट वगैरह लगाया रहेगा दीवार पे, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग तो गए नहीं हैं, हाँ, है ना। बजट हॉस्पिटल्स जाने की जरूरत भी ना पड़े, हाँ विजिट करने घूमने की अलग बात है। बजट हॉस्पिटल यानी कि जो हम लोग जहाँ पे इलाज वगैरह कराते हैं प्रॉपरली, मेनली जो थोड़ी सी इनकम जिसके पास कम होती है ना। चलिए अब आते हैं आप अपनी अगली टॉपिक पे, जो कि है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हॉस्पिटल्स। इसको हमें एक्सप्लेन करना है प्रॉपर थोड़ा सा। हाँ, एक चीज़ ये जानते रहिए, इस सब्जेक्ट में ना आपको बार बार जैसे लगेगा कि एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं क्या घुमा घुमा के, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन रहेगी भाई, तो वो चीज़ें आपको समझते रहना है। जैसे कि अभी हमने क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन केयर पे, तो प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्सरी केयर, उसी को अभी एक्सप्लेन करना है। तो ऐसी चीज़ें बार बार कुछ रिपीटेटिव आ सकती हैं। तो देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या है, यानी कि द प्राइमरी हॉस्पिटल इज द प्राइमरी हॉस्पिटल इज अ हॉस्पिटल दैट कंटेन लेस देन 100 बेड्स। ये एक ऐसी स्थान है जहाँ पे लगभग 100 बेड्स होते हैं, है ना। और इट मेन टास्क या एम प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव केयर, मिनिमम हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। इसका मुख्य जो टास्क है या उद्देश्य है कि प्रिवेंटिव केयर, यानी कि चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, बताया जाए, है ना। मिनिमम हेल्थ केयर, यहाँ पे कम से कम हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं। रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। आप रिहेबिलिटेशन का मतलब है थोड़ा सा समझाते वगैरह भी हैं, समझ पा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है ताकि लोग बीमार ना पड़ें, ठीक हो जाएं। आपको जैसे समझ जाइए ना, आप कोई बोलते हैं ना ये लड़का बिगड़ रहा है, तो उसको बिगड़ रहा है तो आप शुरू में ही थोड़ी सी चीज़ें समझा देते हैं, गाइड वगैरह कर देते हैं, तो वो प्रॉपर तुरंत ठीक हो जाते हैं। समझ पा रहे बात, आप उनको उस लेवल से समझा देते हैं प्रॉपर। देखो बाबू ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ये अभी लग रहा है आपको कि आप सही कर रहे हो, लेकिन अभी 10 दिन बाद से 20 दिन बाद से जब धीरे धीरे ये चीज़ें आपके दिमाग में घर कर जाएंगी ना, तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। तो आप शुरुआती में जब उसको समझा देते हैं प्रॉपर, तो वो हो सकता है ठीक हो जाए। तो वही प्रिवेंटिव केयर है ना। और जब बिगड़ जाता है तो भैया टर्शियरी पे जाइए, प्रॉपर पैसा दीजिए, सब चीज़ें करिए, और आप परेशान भी रहेंगे। समझ रहे हैं बात। वैसे फिर अगले लाइन से लिखा है प्राइमरी हॉस्पिटल, इट मीन्स दोज टाइप हॉस्पिटल इन विच अप्रॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स विजिट फॉर ट्रीटमेंट टू हेल्थ इशूज़। प्राइमरी हॉस्पिटल का मतलब ये भी है कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें लगभग सभी व्यक्ति जो है पहले विजिट करते हैं, जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित हमें दिक्कतें हैं। समझ पा रहे हैं बात। प्राइमरी हॉस्पिटल्स में यानी कि शुरुआती दौर में लगभग सभी लोग ही जाते हैं कि भैया देख लो थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है ना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इन्वॉल्व ए नेटवर्क सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ये देखिए इसका एक नेटवर्क की तरह पूरा फैलाव है इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर का, जो कि सब सेंटर्स भी हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं PHC। सब सेंटर्स में एडिशनल PHC आता है और PHC का ही छोटा भाई है एक तरीके से, PHC एडिशनल PHC ऐड करके लिख देंगे, यानी कि PHC के अंडर में ये चलेगा। यहाँ से जो भी चीज़ें रहेंगी एडिशनल PHC में, वो PHC पे जो है बताएंगे, या फिर वहाँ से कमांड मिलेगा कि देखिए आज के दिन ये कैंप लगाना है, आज के दिन आप ऐसे चीज़ें करिए, ये चीज़ें भी होती हैं। इट प्रोवाइड अ सर्विस टू अराउंड 5,000 यूज़र इन प्लेन एरिया एंड 3,000 इन हिली एंड ट्रिबल एरियाज़। इसका देखिए अब एक क्राइटेरिया भी फिक्स की गई है, ये गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, CHC PHC ये सब चीज़ें, तो इसमें क्राइटेरिया भी फिक्स्ड है एक पॉपुलेशन कि इतने लोगों को आपको कम से कम सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता होनी चाहिए। तो 5,000 लोग लगभग प्लेन एरिया जैसे हम लोग रहते हैं, वैसे ही यूपी में जैसे लगभग प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पे, और 300 हिली एंड ट्रिबल एरियाज़, पहाड़ी और जनजातीय एरिया में 3,000 लोगों को ठीक करने की कैपेसिटी यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए प्राइमरी में। PHC CHC जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर और सेंट्रल हेल्थ केयर। ओके ब्रदर, चलिए अब आते हैं सेकेंड जो टॉपिक है सेकेंडरी हॉस्पिटल्स। सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में क्या है, इसमें है प्रॉपर चीज़ें जो अब उससे बाद की बातें होंगी, उससे थोड़ी सी बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ रहेंगी, है ना। जब अवस्थाएं वहाँ पे क्या थी रोकने की, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं ख़राब, जब उन्हें लगे दिक्कत उनसे ना संभले तो
यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया है, बस इसको समझ लीजिए थोड़ा सा तो आप चीज़ समझ जाएंगे। प्राइमरी हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे पहले पेशेंट जाएगा। इफ़ ट्रीटमेंट नॉट अकर्स देन रेफर्ड, अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वो रेफर कर देंगे किसको, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स। ये CHC PHC था, सेकेंडरी में आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सदर वगैरह, है ना। तब यहाँ पे भी अगर दिक्कतें हो सकती हैं, यहाँ पे तो ट्रीटमेंट होगा, पूरा संभव प्रयास करेंगे भाई। फिर इफ़ आल्सो ट्रीटमेंट नॉट अकर्स देन रेफर्ड, और यहाँ पे भी अगर नहीं ट्रीटमेंट हो पाया तो ये रेफर करेंगे। और टर्शियरी हॉस्पिटल फिर आता है जो PGI होता है, एम्स होता है ना। इसमें फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा, हर संभव प्रयास किया जाता है और ठीक भी हो जाते हैं लोग, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत से स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपीरियंस रहता है प्रॉपर, उनको दवाइयाँ ढेर सारी यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। बट एनी केस इफ़ आल्सो ट्रीटमेंट नॉट अकर्स देन रेफर्ड का कोई चांस नहीं बनता है यहाँ पे, फिर आदमी का डेथ वगैरह हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी का। तो जनरली यहाँ पे वही चीज़ें हमने लिखा है। दिस टाइप हॉस्पिटल वी कैन से इट्स सुपीरियर कंपेरिजन टू प्राइमरी हॉस्पिटल सर्विसेज। ये जो है हॉस्पिटल आपका सुपीरियर होता है प्राइमरी के कंपेयर में, ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा फैसिलिटीज रहेंगी। दिस हॉस्पिटल्स आर प्रोवाइडेड बाय सच मेडिकल स्पेशलिस्ट हु डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द पेशेंट लाइक यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे रहेंगे जो प्रॉपरली एक आर्गन से संबंधित, एक सिस्टम से संबंधित शरीर के प्रॉपर चीज़ें जानते रहें, उसको क्योर करने की क्षमता होती है उनमें। जैसे कि यूरोलॉजिस्ट यूरिनरी सिस्टम से संबंधित, किडनी वगैरह से संबंधित दिक्कतें हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से संबंधित दिक्कतें हैं। इन दिस हॉस्पिटल बेड्स काउंट इज़ मोर देन 100 टू लेस देन 300। इसमें जो है बेड की संख्या लगभग 100 से ऊपर और 300 से कम होनी चाहिए, 300 तक होनी चाहिए। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू अराउंड 25,000 टू 50,000 यूजर्स। ये देखिए इसमें जो है सर्विस देने की जो है कितनी संख्या लगभग होती है, कितने पॉपुलेशन सेटेड होते हैं, 25,000 लोगों से लेके 50,000 व्यक्तियों तक सर्विसेज दी जा सके, उनको दिक्कत हो तो ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहती है। इट्स ओपन फॉर 24/7 इन सर्विसेज। ये 24 घंटा पूरे हफ्ते चालू रहता है। एग्जाम्पल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जैसे सदर वगैरह है ना, ये चीज़ें। ठीक है ब्रदर। टर्शियरी में आपको वही चीज़ें हैं, ये उसके कंपेयर में दिस हॉस्पिटल आर थर्ड लेवल हॉस्पिटल सिस्टम, तीसरा लेवल है। दे प्रोवाइड अ स्पेशलाइज्ड सीरियस पेशेंट्स ट्रीटमेंट, यानी कि सीरियस पेशेंट, सीवियर जो दिक्कत है भाई, अब लगता है कि नहीं बचेंगे डेथ की अवस्था में, ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने देखा भी अपने सोसाइटी में, जाहिर सी बात है। तो ऐसे लोगों की यहाँ ट्रीटमेंट की जाती है। कंसल्टिव केयर टू पेशेंट रिफर्ड फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिकल केयर। यहाँ पे उन लोगों की ट्रीटमेंट की जाती है जो प्राइमरी सेकेंडरी से रेफर्ड किए जा सकते हैं, किए गए हों कि भैया यहाँ पे नहीं ठीक हुए, आगे जाइए। टर्शियरी केयर सर्विसेज हॉस्पिटल इन इंडिया इज़ प्रोवाइडेड मेडिकल कॉलेजेस एंड एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। टर्शियरी लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं ये इंडिया में, ये मेडिकल कॉलेजेस यानी कि पढ़ाई से संबंधित भी बातें करवाते हैं, एडवांस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिसर्च वगैरह भी करवाते हैं। आप देखिए अभी जस्ट देखिए ना, वो कलकत्ता का केस था जो डॉक्टर ममता जी थी जो, है ना, लेडीज़ रेप केस वगैरह, ये क्या बताया जाए फालतू चीज़ें। खैर, तो वो भी एक टर्शियरी हॉस्पिटल यानी कि एम्स में ही थी, जहाँ पे वो प्रॉपर अपना PG कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएट MBBS के बाद, है ना। तो ये चीज़ें आपको टर्शियरी लेवल के हॉस्पिटल्स पे देखने को मिलती हैं। इट आल्सो ओपन फॉर 24/7 फॉर सर्विसेज। ये भी जो है 24 घंटा पूरे दिन खुले रहते हैं। या फिर जो रेप केस वगैरह के मैंने बात कहा कि छोड़िए, आप लोग खुद समझदार हैं चीज़ें, हम लोग को इससे संबंधित छोटी छोटी चीज़ें जो है घर पे भी डिस्कस करनी चाहिए, अपने भाई बहन दोस्तों से भी डिस्कस करनी चाहिए, ताकि उनकी मेंटालिटी जो है ना भैया अच्छी हो पाए। क्या है, पूरी मेंटालिटी का ही तो खेल है कि एक बंदा ऐसा हो जा रहा है कि उससे सामने वाला जीव है जो हमारी ही तरह, उसको क्या दिक्कत हो सकती है, हमसे ना सोचे बिना कुछ भी कर दे रहा है, ऐसी एक्टिविटी दिक्कतें हो जा रही हैं, है ना। तो ये चीज़ें बात करने की पॉइंट है, छुपाने की बात नहीं है भैया, है ना। चलिए, इन दिस हॉस्पिटल बेड काउंट्स अराउंड मोर देन 3 टू लेस देन 500 अकॉर्डिंग टू नीड बेड काउंट इंक्रीज्ड। इसमें 300 से लेके 500 तक बेड्स होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे बेड की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है ना। PGI जैसे कि एग्जांपल है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जैसे कि आजमगढ़ PGI है, आपको देखने को मिलता है ना। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी है, हमारे गोरखपुर में भी ये बना है ना। ये चीज़ें हैं।
अब यहाँ पे ये तो अभी मैंने समझाया ये आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो आपने ये चीज़ें समझ लिया। अब आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस, या फिर हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें बचा है एक पेज 3 4 5 6 पेज बचे हुए हैं। तो देखते हैं, इधर भी थोड़ा सा शॉर्ट में यह चीज़ें समझाने की कोशिश की हमने। तो 1 घंटे तक वीडियो जाएगा, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, इसको ख़त्म करते हैं, है ना। चलिए, अगर आपको लगेगा कि दिक्कत हो रही है, पार्ट वाइज करनी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं छोटा छोटा 10-20 मिनट के वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है ब्रदर, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी समझ लीजिए ना। क्लिनिक का मतलब होता है हॉस्पिटल से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कम फैसिलिटी दी जाती है उपचार से संबंधित, बीमारियों को ठीक करने से संबंधित। ठीक है, तो और नॉन क्लिनिकल का मतलब है कि ये भी हॉस्पिटल क्लिनिक यानी बीमारी से ही संबंधित चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन इसमें मेनली जो है ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है ना। जैसे कि होता क्या है कि मैं जो है मान लीजिए ऐसे किसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, या मैं ऐसे, आपने अभी बहुत से शॉर्ट्स वीडियो वगैरह में देखे होंगे कि लोग जो है हेल्पफुल नेचर के जो हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, तो वो लोगों को ऐसे जो बीमार हैं, चाहे वो उनको कहते हैं कि चलिए हमारे साथ, हम इलाज करवा देंगे, तो ले जाते हैं और भाई फ्रीली उनका इलाज करवाते हैं। तो वो नॉन क्लिनिकल बेसिस हो गया कि उनका कोई रोल नहीं है उसमें ट्रीटमेंट में, लेकिन हाँ वो करवाते हैं। समझ पाया बात आपको, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल का। क्लिनिकल मतलब डायरेक्ट सुविधा दी जाएगी, फैसिलिटी, ट्रीटमेंट वगैरह कराया जाएगा, और नॉन क्लिनिकल मतलब वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है ट्रीटमेंट में। समझ पा रहे बात, ओके। दे आर एज फॉलो, इसका भी क्लासिफिकेशन ही बताना है तो फटाफट हम बता देंगे बस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस, क्लिनिकल बेसिस पे है, फिर नीचे नॉन क्लिनिकल पे हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल स्पेशलिटी, यानी कि शरीर की बनावट और कार्य के हिसाब से हम यहाँ पे क्लासिफाइड किए हैं। जैसे कि ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट हॉस्पिटल्स, कान नाक और गले वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसको हम क्लिनिकल बेसिस में रखते हैं। ठीक है, आई हॉस्पिटल्स, आँख वाले जो हैं, ठीक है, आर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स जो हड्डियों से रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, किडनी हॉस्पिटल्स, इनको भी हम रखते हैं। अब कहेंगे क्लिनिक में हॉस्पिटल कहाँ आ रहा है भैया, है हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस, है ना। तो ये एक थोड़ी सी कम फैसिलिटीज़ वाले हॉस्पिटल्स ही होते हैं जो प्रॉपरली एक के लिए हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हैं। ओके ब्रदर, और जहाँ पे मेनली हॉस्पिटल की बात हो रही है वहाँ पे ढेर सारी फैसिलिटीज़ थी, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वगैरह बैठे थे, ऐसी चीज़ें थी ना। ओके, तो ये चीज़ें हैं। बेस्ड ऑन द क्लाइंट ग्रुप दे सर्व, बेस्ड ऑन क्लाइंट ग्रुप दे सर्व, क्लाइंट के हिसाब से कि क्लाइंट कैसा है भैया, अधेड़ है, बच्चा है, जवान है, उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। ये भी आता है क्लिनिकल बेसिस पे। लिखा है पीडियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन, गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल्स फॉर वुमेन, जेरियाट्रिक हॉस्पिटल्स फॉर ओल्ड एज पर्सन। ठीक है ना, तो आपको अगर इसको एक्सप्लेन करना रहे तो आप ऐसे प्रॉपर लिखिए, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड इन द बेस्ड ऑन क्लाइंट ग्रुप दे सर्व। ठीक है ना, इट कम अंडर द क्लिनिकल हॉस्पिटल क्लासिफिकेशंस इन विच द ओनली या फिर मेनली चिल्ड्रंस आर क्योर्ड और फॉर चिल्ड्रन केयर सर्विसेज आर प्रेजेंट्स या इन्वॉल्व्ड। समझ पा रहे बात, आप ऐसे प्रॉपरली सेंटेंसेस लिख सकते हैं ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते भी हैं मुझे पता है ना। आप लोग भैया प्रॉपर चीज़ें समझ चुके हैं, चीज़ें क्या है, टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी वगैरह। तो ये हुआ आपका क्लिनिकल के बेसिस पे। यहाँ पे थोड़ा सा नोट मैंने लिखा है, दिस क्लासिफिकेशन आर आल्सो रिलेटेबल टू हॉस्पिटल। देखिए ये हॉस्पिटल से ही संबंधित है कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन, बट क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल इज ओनली डिफर बाय द सम अल्टरेशन। लेकिन जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, हॉस्पिटल से कुछ थोड़ा सा बदला हुआ होता है या चेंजेस होती है इसमें। इट इज़ स्मॉलर देन हॉस्पिटल इन कंपेरिजन टू स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू द लिमिटेड फैसिलिटीज़। ये छोटे होते हैं, कम इसमें सुविधा होती है किसकी तुलना में, हॉस्पिटल की तुलना में, और कम से कम फैसिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पे सुविधा होती है। ठीक है ब्रदर, अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल बेसिस। नॉन क्लिनिकल बेसिस मैंने बताया है कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते लोग ट्रीटमेंट में, लेकिन हाँ ये भी है हॉस्पिटल का ही कहीं ना कहीं पार्ट्स। जैसे कि लिखा है हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स। जैसे कि लिखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट का कोई ट्रीटमेंट से रोल है नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है, स्टेट का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटीज़ गवर्न करते हैं, देखते हैं कि यहाँ सब चीज़ें चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये एक्शन लेते हैं कि बंद करो, सस्पेंड करो सबको, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं हमको।
है ना। तो ये नॉन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है कि कौन इसको देख रहा है, कौन क्या चीज़ें कर रहा है, इनका ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है। अब जो ही थोड़ी है कि हमारे जो यूपी के सीएम हैं आदित्यनाथ योगी जी, उनको मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें पता ही हैं, लेकिन हाँ वो गवर्न कर रहे हैं ना स्टेट लेवल पे चीज़ों को, एम्स हैं, पीजीआई हैं, ये सब चीज़ें। समझ रहे बात आपको। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें, ट्रस्ट जो ट्रस्टीज चलती हैं, बोलते हैं ना कि टाटा ट्रस्टीज़ है, जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल ये टाटा जो रतन टाटा जी का है, सर का है, अब तो नहीं रहे दुनिया में, खैर बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे वो भी, है ना, जैसा भी हमने सुना है, देखा है, जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में। तो ट्रस्ट हॉस्पिटल है वो टाटा हॉस्पिटल जैसा हो गया। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो प्रॉपरली कॉर्पोरेशन के तौर पे चलता है, ढेर सारे लोग मिला के। इंडिविजुअल हॉस्पिटल किसी व्यक्ति विशेष की खुद का हॉस्पिटल हो, जैसे आप भी खोल सकते हैं, प्रॉपर डिग्री वगैरह हो जाए तो, है ना। नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स जहाँ पे प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं हो। चैरिटी हॉस्पिटल, दान में जो लोग ढेर सारे दान उन दे के चलाते हैं, है ना, चैरिटी हॉस्पिटल्स। मिशन हॉस्पिटल जैसे कि कोरोना मुक्त हम बनाएंगे, टीबी मुक्त बनाएंगे, ऐसे बहुत से लोग होते हैं भाई जो ट्रीटमेंट करवाते हैं लोग अपन जो ग्रसित हैं, जो योग्य नहीं है ले जाके, तो ये हो गया मिशन हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये आपने नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल हॉस्पिटल समझ लिया। क्लिनिकल का मतलब है जो जिसमें डायरेक्ट कम फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल की तुलना में कम फैसिलिटीज़ दी जाए लेकिन ट्रीटमेंट की जाए। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल इज़ फेयरली सिंपल। इसमें बहुत आसानी से ये साधारणतः डिफरेंस इसका है। पीपुल इन क्लिनिकल रोल ट्रीट पेशेंट्स और प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर। ऐसे लोग क्लिनिकल रोल में जो होते हैं जो कि पेशेंट का डायरेक्ट ट्रीटमेंट करें, उसका ध्यान रखें, वो क्लिनिकल हो गया। ठीक है, वेयर दोज इन नॉन क्लिनिकल रोल डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और केयर। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जो है ट्रीटमेंट वगैरह नहीं दी जाती है, तो वो नॉन क्लिनिकल आ जाती है। समझिए बात आप। चलिए, तो ये हो गया, यहाँ तक अपने टॉपिक्स कवर कर लिए पूरा प्रॉपर। डिफिनीशन पढ़ा हॉस्पिटल का, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को हमने एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस, ये भी हमने पढ़ लिया। यहाँ तक हमने चीज़ें कवर कर ली ब्रदर। तो अब इसके आगे बचा है कितने टॉपिक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल, फिर मेडिकल स्टाफ है और इन्वॉल्व इन देयर फंक्शंस, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो अगर आप 10 मिनट और समय दें तो हम ये पूरे टॉपिक्स को ख़त्म कर देंगे, या फिर नेक्स्ट पार्ट बनाया जाए। खबर ही करते हैं। आप अगली बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना है, पार्ट वाइज बनाऊं या फिर एक ही वीडियो लेक्चर ठीक है, ऐसे आधे घंटे 1 घंटे का, है ना। पूरे लॉट्स ऑफ टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो लेक्चर। चलिए, और हाँ, अपने क्लासमेट्स वगैरह से भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा आप लोग वीडियो लेक्चर, ताकि वो भी पढ़ सकें और बता सकें हमको कि हाँ पीसी फार्मा पे भी कुछ ठीक ठाक कंटेंट आ रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, आप ज़रूर बताइएगा। ओके ब्रदर, कमेंट वगैरह इंतज़ार रहेगा हमें। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, यानी कि हॉस्पिटल की संरचनात्मक संगठन कैसी है ना, बनावट कैसी है, कैसे लोगों से वो बना हुआ है, संगठित कैसे है। तो ये देख लेते हैं। लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल डिपेंड्स ऑन द टाइप्स लाइक। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, संगठन है हॉस्पिटल की बनावट की, वो डिपेंड करता है इस प्रकार से, जैसे कि लार्ज हॉस्पिटल्स हैव कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो बड़ा हॉस्पिटल होगा, जो बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोगों को ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी रखता है, सुविधा देने की क्षमता रखता है, वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। उसमें ढेर सारे लोगों की संगठन रहेगी, ढेर सारे स्टाफ्स उपलब्ध रहेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल के। स्मॉल हॉस्पिटल्स हैव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लेकिन जो छोटे लेवल पे हैं, जैसे छोटे लेवल का मतलब है क्या, वो भी ट्रीटमेंट ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कुरकुरे खिलाएंगे, हमको टॉफ़ी खिलाएंगे। वो भी ट्रीटमेंट ही करेंगे, लेकिन हाँ जो कम लोगों को ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो ठीक करने की कैपेसिटी रखते हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम रहती हैं थोड़ी सी, तो वो स्मॉल रहेगा और उसकी संगठन जो है बनावट छोटी रहेगी, थोड़ी सी सिंपल रहेगी साधारणतः। समझ पा रहे बात। तो यानी कि स्ट्रक्चर जो है या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कैसा है, बड़ा है या फिर छोटा है, तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी रहेगा, कम्प्लेक्स भी रहेगा, सिंपल भी रहेगा। ओके ब्रदर, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड वेरियस स्टाफ्स। जो संगठित संरचना है वहाँ पे ढेर सारे स्टाफ्स रहते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रहेंगे, फार्मासिस्ट रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, नर्सेस एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ों को देखें, इनको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, ये ध्यान देते हैं सब चीज़ें प्रॉपर चल रही है ना। फार्मासिस्ट जो कि हम लोग हैं,
या फिर बनने वाले हैं। जो लोग डिप्लोमा करके कर रहे हैं बी फार्मेसी तो वो भाई हैं ही फार्मासिस्ट, है ना। डॉक्टर्स जो कि डायग्नोसिस करते हैं, कंसल्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। नर्सेस जो भाई हेल्प करती हैं प्रॉपरली, डॉक्टर के बाद पूरा 24/7 जो है ध्यान रखती हैं एकदम चीज़ों का, कैसे क्या पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर क्या दिक्कतें हैं, मॉनिटर करती हैं। सर्विसेज प्रोवाइड डिपार्टमेंट एंड कमिटीज़ दे आर एज, ये देखिए सर्विसेज जो है किस डिपार्टमेंट पे, किस कमेटी में कैसे दी जाती है वो इस प्रकार से है, ठीक है ना। चलिए तो लेआउट है, देखते हैं लेआउट में ही आपको चीज़ें समझ आएंगे कि क्या क्या बनावट है, कैसे है बस। हाँ तो भैया देखिए इसमें बस लेआउट में बता देंगे हम लोग कि कैसे क्या कौन है। जो लेआउट का मतलब ये होता है ना कि प्रॉपरली हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, 1 by 1 दिखाते हैं पूरा प्रॉपर लेआउट में, है ना, बना के हम। जैसे कि आपने कोई स्ट्रक्चर देखा होगा, लेआउट बना दीजिए, ऐसे डायग्राम वगैरह आपने बहुत से पिक्चरों में देखा होगा। देखिए सर ये स्ट्रक्चर है, प्रॉपर लेआउट बताते हैं ऐसे आपको चार्ट पे कि देखिए यहाँ पे ये सीढ़ी बनेगी, यहाँ पे गार्डन रहेगा, है ना। तो वैसे हम यहाँ पे भी लेआउट अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के सब्जेक्ट में जो ये ऑर्गेनाइजेशन का बताना है तो हम बता देंगे कि कहाँ कैसे क्या कौन इंटरेक्ट करता है, कौन जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे बात। तो देखिए पहली क्या चीज़ें हैं, बोर्ड, जैसे कि यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड होता है तो वैसे यहाँ पे बोर्ड रहेगा कि प्रॉपर ये हॉस्पिटल किसका है, मेनली प्राइवेट गवर्नमेंट। समझ पा रहे बात। बोर्ड का सेंस ये है यहाँ पे कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का है कि प्राइवेट सेक्टर का है, समझ पा रहे, तो ये बोर्ड हो गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक लोग, ढेर सारे लोग प्रशासनिक रहेंगे, जैसे फार्मासिस्ट के अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रहेंगे, फिर और चीज़ों के अलग हैं, रेडियोलॉजिस्ट के अलग हैं, प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह देखेंगे। समझ पा रहे बात। ओके तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि हॉस्पिटल किस कैटेगरी का है, प्राइवेट है और गवर्नमेंटेड है ये चीज़ें। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आएंगे उसके अंडर में। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पे ही डिपेंड करेगा कैसे क्या चीज़ें हॉस्पिटल प्रॉपर रन कर रही हैं, वो मीटिंग वगैरह लेते रहते हैं। अब इसके अंडर में आते हैं प्राइमरी सर्विसेज, सेकेंडरी सर्विसेज और सपोर्टिव सर्विसेज। 3 चीज़ें मेनली होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स। जैसे कि प्राइमरी सर्विसेज है, क्या है, इमरजेंसी केयर, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर्स, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये होने ही चाहिए प्राइमरली, नहीं तो और चीज़ें बेकार हैं, फिर ये रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जैसे कि कॉलेज है तो उसमें मेनली रहने चाहिए ना बोर्ड्स वगैरह, ये सब चीज़ें, सीट वगैरह थोड़ी सी कम रहे चलेगी लेकिन रहना चाहिए ना, तो तभी तो स्टूडेंट्स आएंगे, प्रॉपर मान्यता मिलेगी उसको चलाने के लिए कि हाँ ठीक है आपका हॉस्पिटल है। आपने देखा होगा ना कि बहुत बार ऐसे न्यूज़ में आते हैं चीज़ें कि हॉस्पिटल में है नहीं कोई बेड, ना कुछ ना कोई, ऐसे ही फर्जी इलाज होता है यहाँ पे, ये सब चीज़ें ऐसे सुना होगा न्यूज़ आपने, बहुत बार चीज़ें होती हैं। तो वही लिख रहा है। इमरजेंसी केयर आप जानते ही हैं, जहाँ पे भाई इमरजेंसी में कोई भी आया पेशेंट उसको तुरंत तत्काल भाई ट्रीटमेंट करिए। इन पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको भर्ती वगैरह करना पड़ता है, सीरियस पेशेंट होता है, 1-2 दिन केयर की ज़रूरत होती है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो आए, डायग्नोसिस हुआ है, दवाई दिया गया है उनको प्रॉपर और वो चले गए घर पे अपना। ऑपरेशन थिएटर्स जहाँ पे ऑपरेशन चीड़ फाड़ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाती है, ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स ऐसी रूम होती है। इंटेंसिव केयर यूनिट जहाँ पे प्रॉपरली एकदम केयर की जाती है। इंटेंसिव मतलब वो विगरस कहते हैं एक तरीके से, बहुत अच्छे से ढंग से केयर की जाए। इंटेंसिव केयर यूनिट प्रॉपरली पल पल की एकदम खबर रखी जाती है, पल पल दिल के पास तो यहाँ पे पल पल दिल के पास नहीं, पल पल पेशेंट के पास कोई रहता है। समझ पा रहे बात तो ये चीज़ें एकदम ध्यान रखनी पड़ती है यहाँ पे। ओके ब्रदर, चलिए मस्ती मजाक तो होती रहेगी, आप लोग ध्यान रखिए बातों को। सेकेंडरी सर्विसेज, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, यहाँ पे सेकेंडरी सर्विसेज में है सेंट्रल स्टेराइल सब जो है, एक पूरे हॉस्पिटल में एक ऐसा प्लेस रहेगा, ऐसा रूम रहेगा जहाँ पे सब चीज़ें स्टेलाइजेशन की जा सके, इक्विपमेंट का, क्लॉथ वगैरह का, आपको बेड शीट का, ये सब चीज़ें, है ना। डाइट एक ऐसा व्यक्ति रहेगा या रहेगा स्टाफ जो डाइट के बारे में आपको प्रॉपर बताएगा, गाइड करेगा। हॉस्पिटल में भी कैंटीन्स वगैरह रहती हैं जहाँ पे प्रॉपर बनती हैं चीज़ें, है ना, वो गाइड करेगा कितना नमक रहना चाहिए, कितना प्रोटीन डालना है, कितना आपको क्या डालना है। समझ पा रहे बात आप, डाइटरी वाला। फार्मेसीज़, आपको फार्मेसी रहना ही चाहिए, वहाँ पे भी फार्मेसी बना हुआ रहना चाहिए जिसमें दवाई वगैरह हो। डायग्नोस्टिक यानी कि वही डॉक्टर के लिए, डॉक्टर जी जो होते हैं लोग, वो डायग्नोसिस जो करते हैं प्रॉपर, क्या दिक्कतें हैं, क्या समझते हैं वो। उसके बाद रेडियोलॉजी जहाँ पे एक्सरे वगैरह होती है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें। पैथोलॉजी जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट भी रहते हैं। पैथोलॉजी मतलब आपको ब्लड सैंपल लेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि क्या दिक्कतें हैं भाई, इनको देखा जाए। नर्सिंग
स्टाफ्स भी रहेंगे जो कि आपको सपोर्टिव या फिर आफ्टर डॉक्टर या फिर आफ्टर फार्मेसिस्ट डायग्नोसिस और मेडिकल मेडिसिन प्रोवाइडिंग द नर्सेस आर केयर इन आईपीडी डिपार्टमेंट्स। आईपीडी डिपार्टमेंट में नर्सेस केयर करती हैं, बीपी वगैरह नापना, प्रॉपर दवाई मेडिसिन देना, आपको रूटीन फॉलो करवाना है ना। फिजियोथेरेपी जो कि फिजिकली चीज़ों को ठीक करते हैं बिना मेडिसिन की। सपोर्टिव सर्विसेज लॉन्ड्री, ट्रांसपोर्ट, रिकॉर्ड, मेंटेनेंस, एजुकेशन, अकाउंटिंग, सोशल सर्विसेज। लॉन्ड्री कपड़ा वपड़ा धुलने वाली चीज़ें भी तो रहनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस वगैरह है, और मेडिसिन वगैरह के लिए प्रॉपर है, दवाइयों के लिए। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पूरा एक रूम रहना चाहिए या फिर व्यक्ति रहना चाहिए जो कि रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करे, कितने पेशेंट आए, कितने गए, कौन सी दवाई है, कौन सी ख़त्म हो गई। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब हॉस्पिटल का, जैसे कि नाली, धूप कहाँ से आ रही है, कहाँ नहीं आ रही, खिड़की टूट गई कोई लगा, और दरवाज़ा क्या चल रहा है दिक्कत, दरवाज़ा पता चले इतना ऐसा दरवाज़ा रहे प्रॉपर कि वो खुले ही ना, धक्का देना पड़े। अब कोई बीमार व्यक्ति बेचारा तो पता चले उसी में फंसा ही रह जाएगा रूम में, समझ पा रहे बात। एजुकेशन से रिलेटेड सिस्टम जैसे ट्रेनिंग वगैरह कराना। अकाउंटिंग प्रॉपर जो है अकाउंटिंग वगैरह यानी कि बजट वगैरह का ध्यान रखना, कितना क्या खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है इनकमिंग, ये सब चीज़ें क्योंकि ज़रूरी है ना, नहीं तो पता चले कि हॉस्पिटल में क्या चल रही हैं चीज़ें, फैसिलिटीज़ ही नहीं मेंटेन हो पाएंगी। सोशल सर्विसेज आपको कैंपिंग वगैरह भी करने की पूरी प्रॉपर होती हैं कि वहाँ पे अवेयर की जाती है। जाइए, आपको अच्छा नहीं समझ आ रही चीज़ें, आप जाइए, वहाँ पे व्यक्ति हैं वो आपको समझा देंगे चीज़ें, कैसे क्या करना है, कैसे क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको सोसाइटी में रहना सावधानी से। समझ पा रहे बात। तो ये हो गया पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। तो यहीं को अगर इसी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो ये चीज़ें ऐसी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रॉपर, मैं नोट्स में दे दूंगा, और एक दो चीज़ें मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ प्रॉपर, जैसे कि है इमरजेंसी सर्विसेज। जी, प्राइमरी में अभी जो हमने डिस्कस किया है, इमरजेंसी केयर फॉर क्विक ट्रीटमेंट और सीरियस केसेस और एक्सीडेंटल केसेस ट्रीटमेंट, है ना, जल्दी से ट्रीटमेंट करना और सीरियस और एक्सीडेंटल केसेस। इन पेशेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पे लिखा है हैज़ स्पेशल रूम्स और जनरल वार्ड्स। यहाँ पे स्पेशल रूम्स रहते हैं, यहाँ पे जनरल वार्ड्स रहते हैं। पेशेंट में गेट एडमिटेड इन केस ऑफ इमरजेंसी और सीवियर डिजीज कंडीशन। इसमें जो है पेशेंट को एडमिट किया जाता है, भर्ती किया जाता है ताकि उनकी इलाज की जा सके अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है तो। आउट पेशेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट अकर्स। इसमें जो है एग्जामिन मतलब उनको समझा जाएगा, काउंसिल किया जाएगा कि भैया क्या दिक्कत है, कैसे है, जांचा जाएगा, पता चल जाएगा तो भैया ठीक है, ये चीज़ें आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में है। ऑपरेशन थिएटर सर्जिकल प्रोसीजर अंडरटेकन, यहाँ पे सर्जिकल यानी चीड़-फाड़ चीज़ें इसमें की जाती हैं, ध्यान रखा जाता है इस चीज़ों का। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड एयर फिल्टर आर प्रेजेंट। यहाँ पे प्रॉपर फिल्टर्ड एयर वगैरह आनी चाहिए, ये ऐसा एक रूम है, वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर स्टेलाइजेशन स्टेलाइज्ड एरिया आर प्रेजेंट। यहाँ पे स्टेलाइजेशन एरिया प्रॉपर रहेगा जिससे ऑपरेशन थिएटर में चीज़ें सब स्टेराइल की जा सके। आपने देखा भी होगा, कुछ लोग प्रैक्टिस वगैरह किए होंगे जब इंटर्नशिप, तो कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्रैक्टिस करते हैं भैया, तो वो जानते होंगे चीज़ें। इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ पे सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट की एडमिट की जाती है, ध्यान रखा जाता है, वही पल एकदम ध्यान रखा जाता है। स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड ट्रेंड स्टाफ आर अवेलेबल अराउंड द नेक। यहाँ पे अगल बगल हरदम भैया एक पेशेंट के पास प्रॉपर ट्रेंड व्यक्ति जो है रहेगा ताकि वो देख पाए कि हाँ अब हार्ट का बीप कितना चल रहा है, ईसीजी वगैरह मॉनिटर करते हैं ना, वो चीज़ें। सेकेंडरी सर्विसेज है, देखिए सेंट्रल सप्लाईज डिपार्टमेंट, यहाँ पे इंगेज द सप्लाई स्टेराइल मटेरियल्स, यहाँ पे सब मटेरियल वगैरह प्रॉपर इंगेज करना है कि सब चीज़ें स्टेराइल रहे। स्टेराइल एयर सप्लाइड हियर, यहाँ पे स्टेराइल एयर हवाएं आएंगी। कनेक्ट विद ऑल डिपार्टमेंट, ये सेंटर में है ना, तो सेंटर का मतलब है कि ये सब डिपार्टमेंट से रेडियोलॉजिस्ट, डायग्नोसिस वाले, ऑपरेशन थिएटर सबसे जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेगा। प्रॉपर रिकॉर्ड केप्ट स्टेलाइज मटेरियल, सबका ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये नोट्स में हम दे देंगे, आप चीज़ें समझ लीजिएगा। फार्मेसी है, डायग्नोस्टिक एरिया, फार्मेसी थोड़ा सा देख लेते हैं, फार्मेसी तो अपना है मेनली, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ये एक बहुत मुख्य डिपार्टमेंट है, समझ रहे हैं बात को। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे दवाइयों का बांटा जाता है, यानी कि दिया जाता है, सबको प्रोवाइड किया जाता है और बनाया भी जाता है, इकट्ठा करके दिया जाता है। आल्सो डिस्ट्रीब्यूट सर्जिकल मटेरियल्स, स्टेराइल सोल्यूशन एक्सेट्रा, यहाँ पे सर्जिकल मटेरियल्स भी, इक्विपमेंट जैसे कैंची है, ग्लव्स हैं, ये सब भी रखे जाते हैं, और स्टेराइल सोल्यूशन भी रखे जाते हैं, समझ पाए। डिस्टिल वाटर, सेवलॉन, डिटॉल, ये सब चीज़ें हैं जो, ठीक है। चलिए, डायग्नोस्टिक एरिया, ये वही हियर आल रिपोर्ट्स आर पेशेंट ऑब्जर्व, जहाँ पे रिपोर्ट और पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। रेडियोलॉजी आप जानते ही हैं, MRI, एक्सरे वगैरह, है ना।
पैथोलॉजी, जहाँ पे हियर द टेकन पेशेंट ब्लड सैंपल एंड डिटेक्ट द डिजीजेज, यहाँ पे पेशेंट सैंपल को लिया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है। नर्सिंग है, हैज़ क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ, ड्यूटीज हैज़ गवर्नड इन द मैटर्न एंड असिस्टेंट मैटर्न, हैज़ सर्विसेज इन शिफ्ट्स, यहाँ पे शिफ्ट वाइज इन लोगों की पूरी प्रॉपर ड्यूटीज़ रहती है ना। चलिए उसके बाद है फिजियोथेरेपी। देखिए ये समझ लीजिए बात को, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इंजरी और डिफॉर्मिटी बाय फिजिकल मेथड्स सच एज मसाज, हीट ट्रीटमेंट एंड एक्सरसाइज रेदर देन बाय ड्रग्स और सर्जरी। सोच पा रहे बात, ये देखिए हम लोग बहुत से शब्द जो है जानते हैं इसका मतलब क्या है, लेकिन उसको लिखने के लिए शब्द चाहिए, लाइनें चाहिए, है ना, तो वो हम प्रॉपर नोट्स के द्वारा समझते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप बहुत सी चीज़ें तो जानते ही हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें लगभग 50 to 80% चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर लिखना कैसे है उसको, कि वो चीज़ें हम समझते हैं। तो द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का उपचार करना, इंजरी और डिफॉर्मिटी बाई फिजिकल मेथड सच एज मसाज, इसमें जो है क्या होता है, इंजरी और डिफॉर्मिटी यानी कि जो टूट फूट हो गया या फिर डिफॉर्मिटी कोई चीज़ एबनॉर्मलिटी हो गई शरीर में, उसको फिजिकल मेथड से ठीक किया जाता है, जैसे कि मसाज के द्वारा, जैसे आप प्रॉपर मसाज वगैरह आप जानते ही है ना। हीट ट्रीटमेंट, आपको फिजिकली हीट दिया जाएगा, और एक्सरसाइज रेदर देन बाई ड्रग और सर्जरी, इसमें मतलब दवाई और सर्जरी इसको अवॉइड करते हुए आप फिजिकली ठीक किए जाएंगे। फिर सपोर्टिव सर्विसेज है, लॉन्ड्री, ट्रांसपोर्ट, रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा ही दिया चार्ट में, लेआउट जो बता रहा था। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन है, और यहीं पे अकाउंटिंग है, और सोशल सर्विसेज, और मॉर्चरी को यहाँ पे नहीं मैंने मेंशन किया था, यहीं पे मॉर्चरी भी लिख देंगे थोड़ा सा, है ना। मॉर्चरी क्या होता है आपको बता देते हैं, देख लीजिए। हाँ, मॉर्चरी क्या होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं, 100 रूम या फिर डेथ बॉडीज जहाँ रखी जाती है। डिपार्टमेंट वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती है। अब डेड बॉडीज रखने का क्या सेंस है कि भैया हो सकता है पेशेंट को अभी गाड़ी उड़ी लाना हो दाह संस्कार करने के लिए, उनकी जो क्या बोलते हैं, फनरल बोलते हैं ना, जो जलाना वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर कभी कभी रिसर्च करने के लिए भी रखा जाता है, ताकि मतलब देखा जाए कि ये पेशेंट आखिर ऐसे ही पेशेंट थे, 100 पेशेंट आए थे, सब तो ठीक हो गए, ये कैसे डेथ कर गया, इसकी बॉडी कैसे मतलब कैसे क्या दिक्कत हो गई, तो कभी कभी रिसर्च भी की जाती है ना चीज़ें। तो डिपार्टमेंट वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, जहाँ पे ऐसी एक डिपार्टमेंट है, ऐसी एक जगह है जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। समझ गए बात। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया जहाँ पे सब लोग भर्ती हैं वहीं पे भाई इनको रखा गया, वहाँ पे पूरा चिल्लम चिल्ली मची है। चिल्लम चिल्ली का मतलब भाई इमोशनल कनेक्शन होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं भाई। डेथ यानी कि बस आपको गुस्सा है, सब चीज़ें हैं, तो वो आप एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अब डेथ का मतलब भैया ना डेथ खत्म मैटर, तो भाई रहता है चीज़ें कनेक्शन। रिपोर्टेबल डेथ और इन्वेस्टिगेटेड ऑटोप्सी एंड रिस्पेक्टफुल ब्यूरियल क्रीमेशन, वही डेथ का इन्वेस्टिगेशन करना, कैसे क्या दिक्कत हुई, ऑटोप्सी जांच करने के लिए। ऑटोप्सी क्या होता है ना, इट्स अ प्रोसीजर या टेस्ट इन विच द पेशेंट्स सम ऑर्गन्स, सेल्स और टिश्यूज टेकन एंड प्रॉपर एग्जामिन्ड, इसमें जो है थोड़ा सा पार्ट लिया जाएगा आर्गन का और उसको चेक किया जाएगा कि आखिर क्या दिक्कत थी इनको। रिस्पेक्टेबल यानी कि उनको पूरे सम्मान सहित उनका दाह संस्कार करना। स्टाफ्स इन्वॉल्व इन द पेशेंट, ये खत्म, ये दूसरा फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि एक पेज आपका बचा हुआ है, लास्ट खत्म। इसके बाद मैटर 2-3 मिनट और समय दीजिए। लास्ट टॉपिक था इसमें, मेडिकल स्टाफ्स इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल एंड देयर फंक्शंस। जी तो देखिए इसमें क्या है, अब स्टाफ कौन कौन से स्टाफ हैं, कौन से उनको हॉस्पिटल में ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं, तो वही देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें स्टाफ्स की बात हो रही है मेनली, और यहाँ पे आपने जो पढ़ा था वो था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे कैसे किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कौन से व्यक्ति उस डिपार्टमेंट को संभालेंगे, मतलब प्रॉपर डिपार्टमेंट की यहाँ बात हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे स्टाफ की बात हो रही है। तो देखिए 3 कैटेगराइज किया गया 3 चीज़ों में, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, अदर या फिर नॉन मेडिकल स्टाफ्स। मेडिकल में क्या है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये मेडिकल स्टाफ हैं मेनली। फिर पैरामेडिकल का मतलब होता है जो मेडिकल से थोड़ा सा नीचे का लेवल है, यानी कि इनकी एजुकेशन वगैरह थोड़ी सी इनसे कम रहेगी प्रॉपरली, तो ये चीज़ें पैरामेडिकल में आ जाती हैं, जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन है और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये सब पैथोलॉजिस्ट हैं, ये सब पैरामेडिकल स्टाफ हो जाते हैं। ठीक है ब्रदर, समझ गए बात आप। फिर है अदर या फिर नॉन मेडिकल स्टाफ, जो कि मेडिकल स्टाफ नहीं है, जैसे कि डाइटिशियन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, असिस्टेंट्स हैं, क्लर्क हैं, अटेंडेंट हैं, प्यून है, स्वीपर है, पोछा ओछा लगाने वाले, क्लीनर साफ करने वाले, ये सब नॉन मेडिकल स्टाफ्स आ जाते हैं। लिखा है नीचे, दीज आर ऑल इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल एज अ स्टाफ, ये सभी लोग जो है स्टाफ
के तौर पे एक हॉस्पिटल में होने चाहिए। फिर फंक्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ्स लिखा है। आपको अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसको चीज़ें हो जाएंगी। फंक्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ्स आपको बस बता देने हैं। डॉक्टर्स डू डायग्नोसिस एंड थेरेपी ऑफ द पेशेंट, ये डायग्नोसिस करते हैं और थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को कि कैसे क्या। थेरेपी का मतलब वही उपचार करना, ट्रीटमेंट करना। नर्सेस हैं, दे प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट्स, ये जो है आपको केयर देते हैं पेशेंट्स को, उनका ध्यान रखती हैं। पैरामेडिकल स्टाफ, दे हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड थेरेपी ऑफ द पेशेंट्स, ये जो है डायग्नोसिस करते हैं, जांच करने में मदद करते हैं। अब जैसे अब कोई चीज़ें हैं क्लियर नहीं हो पा रही, एकदम एग्जैक्ट चीज़ें करनी है तो भाई एक्सरे करवाया जाता है, MRI करवाया जाती है, CT स्कैन कराई जाती है, ये सब चीज़ें पैरामेडिकल स्टाफ हैं और थेरेपी उनके द्वारा संभव हो पाता है। फार्मासिस्ट हैं भैया, फार्मासिस्ट यानी कि हम लोग दे प्रोवाइड काउंसलिंग एंड डिस्पेंस द मेडिसिन्स, ये काउंसलिंग भी करते हैं कि भैया क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कत है बताइए ना, आपको इस दवाई से कोई दिक्कत तो नहीं होती, आप सुबह में दवाई खाते हैं तो ठीक है ना, उल्टी तो नहीं आती है ना, ये सब चीज़ें पूछेंगे प्रॉपर। फिर डिस्पेंस करके दवाई को प्रॉपरली, सब दवाइयों को इकट्ठा करके लीजिए भैया, इसको ऐसे खाइएगा ऐसे खाइएगा, वो दे देंगे प्रॉपर। सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट स्टाफ्स जो सपोर्ट करते हैं पूरे हॉस्पिटल में लोगों को, तो सपोर्ट द स्मूथली रनिंग ऑफ हॉस्पिटल, सपोर्ट स्टाफ सपोर्ट द स्मूथली रनिंग ऑफ हॉस्पिटल डे टू डे एक्सेट्रा। देखिए ये सब, ये स्टाफ जो है ना पूरे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं ताकि पूरी हॉस्पिटल जो है डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन प्रॉपरली चलती रहे। तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। आप लोग प्रॉपरली बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपको जो सजेशन देना है आप दे सकते हैं अपने भैया, अपने भाई फार्मासिस्ट चंदन जी को, और हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेके। और जरूर हाँ, ये आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को पूरा ऐसे वीडियो लॉन्ग में चाहिए या फिर शॉर्ट में चाहिए, मैं उस हिसाब से बना दूंगा वीडियो लेक्चर, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए अपने चैनल PC फार्मा के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा सा कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें, प्रेरित रहें कि हाँ चीज़ें करनी है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। और कोई भी टॉपिक्स है जो इससे संबंधित आप जरूर मैसेज करिए, मैं प्रॉपर नहीं समझा पाया हूँ तो मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा। ओके ब्रदर, तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर टू ऑल, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, बाय।